ब्राह्मणिज्म शब्द था, हिंदुइज्म शब्द नहीं था, अर्थात हिंदू शब्द उस समय तक हिंदुइज्म नामक चीजें कुछ थी ही नहीं, केवल ब्राह्मणिज्म शब्द है। वो आज भी वो कटिंग है और आपको कहीं देखना होगा तो विवेकानंद के उस चीज को देखेगा। तो आत्मसम्मान की जब बात आती है तो हमें तब तक आत्मसम्मान नहीं मिलेगा जब तक हम लोग अपने आप को हिंदू का पार्ट समझते रहेंगे। साउथ इंडिया में हमारे स्टालिन साहब ने, वर्तमान सीएम के बेटे ने कह दिया कि सर हम सनातनी नहीं है, सनातन धर्म नामक की कोई चीज नहीं है। तो सनातन धर्म जो सनातन वर्ड है, ये तो बुद्धिज्म का हमारे को पता है कि पाली में सबसे सनातन वर्ड है। सनातन वहां से इन्होंने चोरी कर ली और उस चोरी को करके यहाँ पे उसको हिंदू के साथ जोड़ दिया कि हिंदुइज्म का पार्ट है सनातन। जय फूले, बहुत बढ़िया। हमारी आज की इस अम्बेडकरी फूले मिशन पे हम लोग बात कर रहे हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जो आज का मुद्दा है आत्मसम्मान, बहुजनों की आत्मसम्मान। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बहुजन शब्द की जो वर्डिंग है, एक इतिहास का साथी होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मैं बात रखूंगा कि ये बहुजन शब्द को हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया या चीज़ें कहाँ से आई। हमारे में से बहुत सारे साथी जानते होंगे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम, शायद चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी लखनऊ के क्षेत्र से रहने वाले हैं। 18वीं सदी 1890 के आसपास का उनका टाइम पीरियड है और ये 19वीं सदी के अंत के बाद से जैसे ही 20वीं सदी आ रही है उसमें उन्होंने बाबा अंबेडकर साहब को पढ़ना शुरू कर दिया था। तमिलनाडु से उन्होंने पेरियार को पढ़ना शुरू कर दिया था। ये दो नाम नॉर्थ इंडिया में लेके आने वाले हमारे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी थे। उस जिज्ञासु साहब को हमारी वर्तमान पीढ़ी शायद भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग भूलने नहीं दे रहे हैं। और हमारे बीच में कमल भारती जी ने उनके ऊपर 4 वॉल्यूम का एक वाङ्मय निकाला है। पिछले संडे को हमारी उनसे एक चर्चा परिचर्चा हो रही थी ऑनलाइन। मैं पहले ये बता दूं कि हम लोग एज ए टेक्नो से भी लोग जो कि टेक्निकली थोड़ी सी साउंड है, वो कोशिश करते हैं कि आप कहीं रहें, इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड में रहें, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट रहें। और उसका साधन टेक्नोलॉजी ने, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन लोगों ने हमें तोड़ा है, आज उसी टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे को साथ जोड़ भी दिया है। मैं भंते साहब का जरूर चाहूँगा कि उनको धन्यवाद दूं, क्योंकि मैं उनको पहले सत्र में सुना था। भंते जी प्राकृत के और पाली के शिक्षक हैं। उस त्रिपिटक में मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ बुद्धिज्म का और पाली मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, तो मैं वहाँ से भी शब्दों को लेके आना चाहूँगा कि हमारे महात्मा बुद्ध ने किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उस समय मनुस्मृति नहीं था, क्योंकि ये 6th सेंचुरी BC की बात हम लोग कर रहे हैं, तो मनुस्मृति नहीं था, लेकिन ब्राह्मणिज्म वहाँ था जिसको कि वैदिक काल कहा जा रहा था। लेटर वैदिक काल में जो 10% 5% संख्या जिसकी अभी तक काउंट नहीं की गई, वो संख्या हमारे पे रूल कर रही थी और हमारे जो मेजर कम्युनिटी के लोग हैं उनको पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं था, उनको कहीं ना कहीं दंडित किया जाता था। तो मतलब वहां से उन्होंने बहुजन की बात शुरू की। लेकिन ये जो आज का बहुजन वर्ड है, मैं उस बहुजन की बात करता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी जो कि हमारे बहुजन कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस शब्द को दिया और वो शब्द आज हम लोगों के बीच में बहुजन शब्द के तौर पे समाहित हो गया। और हम बहुजन मतलब हमारे SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज के लोग सबको ही आते हैं। हमारी आइडेंटिटी की पहचान है, हमारा जो आत्मसम्मान की बात है। बाबा साहब ने जो लड़ाई ली या जो चीजें उन्होंने अपने लाइफ में महसूस किया, उस चीज को उन्होंने अगर शिक्षा नहीं मिली होती, अगर वो जाकर के PhD की डिग्री और दूसरी डिग्री बैरिस्ट्री की डिग्री नहीं ली होती, तो क्या उस लड़ाई को ले पाते? शायद नहीं। अर्थात वो शिक्षा अच्छा उन्होंने ये भी कहा और हम लोग ये भी जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पीता है वही दहाड़ता है। आज मैं आपके बीच में अगर मंच पे हूँ या हमारे साथी जो साथी सब मंच पे बैठे हुए हैं, मैं उन सबको
सलाम करता हूँ कि आज वो शिक्षा के वजह से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और शिक्षा के वजह से बाबा साहब ने उस चीज को आवाज उठाई और वहाँ हमको अधिकार दिलाने की बात की। उन्होंने अपना गुरु फुले महाराज को क्यों माना? जीवन में उन्होंने 3 लोगों को गुरु माना था, शायद हम सब लोग जानते हैं इस बात को। उसमें एक नाम उन्होंने अपने फुले साहब को क्यों रखा एक गुरु के तौर पे? वर्तमान गुरु की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात है। उन्होंने देखा कि फुले महाराज ने सबके भलाई के लिए, सबके शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, और उस समय एक डाटा है कि उस समय उनके पास, फुले जी महाराज जी के पास 20,000 रुपए थे और 22,000 रुपए थे, और टाटा जो आज का ग्रुप है टाटा कंपनी, उसके पास 20,000 रुपए थे। उस समय के फुले महाराज बहुत बड़े कंट्रैक्टर थे और टाटा अभी बस चढ़ाइयों पे आ रहे थे, लेकिन फुले साहब ने अपनी सारी संपत्ति समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया, और टाटा आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे। अर्थात कि अगर समाज में आप हम लोग काम कर रहे हैं तो पे बैक टू सोसाइटी भी है, और पे बैक टू सोसाइटी के वजह से हम अपनी सम्मान, जो हमारा आज का विषय है कि हमारा हिंदुत्व के साथ कैसे, आप सब जान रहे हैं कि फुले महाराज ने उस समय जाति पे सवाल उठाया और गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। उस गुलामगिरी को लेकर के आज भी कोई व्यक्ति, हम आप में से अगर चर्चा कर दें तो हमारी मॉब लिंचिंग हो जाती है। मॉब लिंचिंग मतलब हम सड़कों पे दौड़ा के मार दिया जाएगा। लेकिन उस समय बाबा साहब क्या टाइम कंटेम्प्रेरी और फुले साहब का कंटेम्प्रेरी होने के नाते उस समय उन्होंने गुलामगिरी किताब लिख दी। बाबा साहब इनहेलेशन ऑफ कास्ट की जो रचना की, वो किसी प्रोग्राम में कहने वाले थे, कांग्रेस के प्रोग्राम में कहने वाले थे, हिंदू महासभा का प्रोग्राम था, वहां कहने वाले थे, लेकिन उनको बोलने का परमिशन पहले ली जाती थी कि आप फुल आर्टिकल भेज दीजिए, तब हम आपको बोलने का मौका देंगे, क्योंकि लोगों को पता था कि बाबा साहब कुछ ऐसा करेंगे। उनको मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पुस्तक को निकाला। मूक नायक पत्रिका उन्होंने क्यों निकालना शुरू किया? वो इसलिए कि हमारी आवाज आम मीडिया कवर नहीं करेगी। जो हमारे पूर्व वक्ता भाई शंभू ने कहा कि आम मीडिया आपको नहीं कवर करेगी। आज हमारे बीच में ये जो सोशल मीडिया है, उसका नतीजा है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो सम्मान की जो बात हमारी आ रही है कि आत्मसम्मान क्या हम हिंदू होकर के पाएंगे? विषय है कि क्या हम हिंदू हैं। एक और वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब हमारे विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे धर्म प्रवर्तन के लिए, उस समय वो हिंदू कास्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करने नहीं गए थे, और उस समय था ब्राह्मणिज्म को रिप्रेजेंट करने की बात थी, और वो लोगों ने उनको मौका नहीं दिया। हमारे लोगों ने उनको मौका दिया। बुद्धिज्म कैसे उनको मौका मिला? भाई इनको सुन लो। तो पहला लाइन था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर। सिस्टर्स एंड ब्रदर कहने का मतलब लोगों के बीच में एक ऐसी बात गई कि यह आदमी हमारे को भाई बहन के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है। सुनो कि ये आदमी कह क्या रहा है। तो लोगों को कनेक्ट करने की जो बात है, जब हम सम्मान देते हैं, अगर मैं कहूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक अपनी भाषा में, तो तुम का मतलब होता है कि आपको इंफीरियर में दिखाना शुरू करता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको आप करना शुरू करूं, भाई बहन करना शुरू करूं, माता बहनें कहना शुरू करूं, तो आपको लगेगा कि मैं आपको सम्मान भी दे रहा हूं और मैं अपनी बात भी रख पाऊंगा। तो उस डिस्कशन में शिकागो के उस धर्म सभा के अंदर ब्राह्मणिज्म शब्द था, हिंदुइज्म शब्द नहीं था। अर्थात हिंदू शब्द उस समय तक, हिंदुइज्म नामक चीजें कुछ थी ही नहीं, केवल ब्राह्मणिज्म शब्द है। वो आज भी वो कटिंग है, और आपको कहीं देखना होगा तो विवेकानंद के उस चीज को दिखेगा। तो आत्मसम्मान की जब बात आती है तो हमें तब तक आत्मसम्मान नहीं मिलेगा जब तक हम लोग अपने आप को हिंदू का पार्ट समझते रहेंगे। हिंदू अर्थात वो लोग जिनको कि वेद पढ़ने और उसका विश्लेषण करने का अधिकार है। साउथ इंडिया का अभी वर्तमान में आपको एक प्रसंग है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऐसा है, लेकिन मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं। साउथ इंडिया में हमारे स्टालिन साहब के वर्तमान सीएम के बेटे ने कह दिया कि हम सनातनी नहीं हैं, सनातन धर्म नामक की कोई चीज़ नहीं है। तो सनातन धर्म, जो सनातन वर्ड है,
ये तो बुद्धिज्म का हमारे को पता है कि पाली में सबसे सनातन वर्ड है। सनातन वहां से इन्होंने चोरी कर ली और उस चोरी को करके यहाँ पे उसको हिंदू के साथ जोड़ दिया कि हिंदुइज्म का पार्ट है सनातन। लेकिन संघ की भी बात अगर दूसरे शब्द में ले, आज अगर हम संघ कहते हैं, किसका संघ? सबको पता है संघ मतलब कौन लोग हैं, नाम लेने की जरूरत महसूस मुझे नहीं हो रही है, लेकिन संघ का वो व्यक्ति है, मतलब पता है कि कौन संघ। लेकिन ये संघ की स्थापना किसने की? हमारे महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ में महिलाओं को प्रवेश दिलाने का राइट किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। उन्होंने अपने प्रजापति गौतमी को पहला संघ में महिला के तौर पे एक्सेप्ट किया, आनंद जी के कहने पे एक्सेप्ट किया, और आनंद जी को उसका पेनाल्टी भी भुगतना पड़ा, उनके ऊपर चार्ज लगाए गए। जब 500 लोग जब अर्हत नहीं हुए थे तो 499 हो चुके थे, वो 500वां आदमी आनंद थे, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आपने पैरवी की थी महिलाओं के लिए। दूसरा भी एक आरोप है। लेकिन हमारी महिलाओं का सम्मान, वो मैं सम्मान के साथ इस बात को कनेक्ट कर रहा हूँ कि सम्मान देने की बात कि एक महिला को केवल हम वस्तु समझ रहे हैं या उसको हम लोग एक अपने मानव के तौर पे समझ रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में अगर यदि कोई बात हुई पुनर्जागरण की बात, तो हमारे यहाँ तो हम सब तो पहले से पुनर्जागृत हैं। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी की बात वैशाली के अंदर उस समय हुआ करता था, जबकि हम 600 BC की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे यहाँ डेमोक्रेसी था। आज डेमोक्रेसी के लेकर के दुनिया लोग नगाड़ा पीटे जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी तो 6th सेंचुरी BC में है, जहाँ से कि हमारे हम गौतम बुद्ध हुआ करते थे, जिसमें कि हमारे जैन महावीर जैन हुआ करते थे। उस समय से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी से संघ में निर्णय लिए जाते थे, जो कि संघ की स्थापना विनय पिटक के तहत संघ की स्थापना होती है, तो उस संघ में निर्णय बहुमत के साथ लिए जाते थे। प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति की जो बातें हैं, ये भी बहुमत के तहत निर्णय लिए गए, और उसके ऊपर से तृतीय संगति में जाकर के अशोक के काल में 2 भागों में बटा गया कि ये भाई ये महायानी है और ये थेरयानी है। तो संघ हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हमें संघ में जाना चाहिए, लेकिन वो संघ किसका होगा? जहां हमें सम्मान मिलेगा, और वो सम्मान हमारे बाबा साहब के माध्यम से उन्होंने क्यों बुद्धिज्म में उन्होंने कहा था ना कि मैं जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने जन्म ले लिया कहीं, लेकिन मैं मरूंगा सम्मान के साथ, और वो उनको सम्मान मिला बुद्धिज्म में। आज भी हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता संघ के हमारे भंते जी को दिया गया, ये हमारा अपने संघ में पुनर्वापसी का रास्ता है। हमें संघ में आना है। आज महाविहार हमारे पास आज दूसरे संघ के सेंटर्स नहीं है, महाविहार तो है, इतने सारे बौद्ध विहार तो हैं, हम उन्हें क्यों नहीं अपने आइडेंटिटी का सेंटर बनाना चाह रहे हैं? एकजुटता की बात हम जरूर करें, लेकिन ये एकजुटता मंदिरों में नहीं हो सकता। वो एकजुटता हमारे को महाविहार और संघ में ही हो सकता है। संघ के तरफ मुड़ना मतलब बुद्धिज्म के तरफ वापस जाना हमारा रास्ता है, और बाबा साहब ने उस रास्ते को दिखाया है। आज हमें नियो बुद्धिस्ट कहा जा रहा है, लेकिन हम नियो बुद्धिस्ट नहीं है, हम ओरिजिनल संघी हैं, और हमें वहां जाना है। हमें अपने सम्मानित भिक्षुओं का सम्मान करना है और संघ के रास्ते पे चलना है, तो हमारी जो पहचान है, आत्मसम्मान है, वो भी कायम रहेगा। और बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षा के माध्यम से, तो शिक्षा प्राप्त करना, अपने आप को स्थापित करना, कि शिक्षा के माध्यम से मैं आज आपके बीच में बात कर रहा हूँ ड्यू टू शिक्षा की मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक शिक्षक हूँ। अदरवाइज मैं भी कहीं खेती बाड़ी कर रहा होता, नहीं तो दुकानें खोल के बैठा होता। तो हमें शिक्षा के साथ साथ अपनी पहचान संघ में जाकर को वापसी होनी है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि बैक टू संघ, बैक टू संघ मतलब हमारे बुद्धिज्म की तरफ हमें जाना है, और शिक्षा के माध्यम से हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और महिलाओं का जो संघ में पहला प्रवेश दिलवाया हमारे महात्मा गौतम बुद्ध ने, उस दिशा में जाना है। और जिसको लेकर के बाबा साहब ने भी संघ के राइट को, महिलाओं के राइट के हिंदू कोड बिल के नाम पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये से भी कनेक्ट करने की जरूरत है कि महिलाओं का भी सम्मान हमारे महात्मा बुद्ध ने दिलवाया था, और आगे आकर के हमारे उसी मुद्दे पे हमारे बाबा साहब ने भी डिजाइन किया था संसद से। तो ये 2 बातें को मैं रख करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों ने समय दिया, और यहाँ इस मंच तक बुलाने में हमारे आके पाल साहब ने मुझे बुलाया, और तब मैं आपके बीच में आकर के जुड़ पाया।
और उसका तरीका एकमात्र यही है कि आज एक और मैं अंतिम वक्त सेंटेंस लेना चाहता हूँ, क्षमा करेंगे संयोजक महोदय। विषय है कि आज हमारी सोसाइटी किधर जा रही है। मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं पास्ट कर रहा था कि हमें जाना कहाँ है। क्या हमें SC ST OBC एंड माइनॉरिटी में बटके रहना है या हमें कलेक्टिव होकर के एक साथ चलना है। हमारे को भड़काया जा रहा है कि हमारी जनसंख्या की अगर गिनती हो गई तो उसमें से SC नाराज हो जाएगा, ST नाराज हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होने वाला। आपको जो मिल रहा है वो उससे बेहतर मिलेगा। आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, अगर सेंसस में हमारी सारी गणनाएं हो जाएं कि हमारे हक के का जो हक है हमारा, उसको खा कौन रहा है, इसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए सेंसस में कास्ट शब्द को जोड़ना हमसे कास्टिज्म नहीं बढ़ रहा है, इससे हमारी प्रतिनिधित्व की जानकारी मिलेगी और हमें यूनाइट होके काम करना है, बहुजन बन के काम करना है, एक साथ बन के आगे काम करना है। और वामसिफ इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस मुहिम में हम सब एक दूसरे के साथी हैं। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद नतमस्तक करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।